हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 की इस वीडियो की, जिसमें मैंने अपना जो है पहले 2 दिन का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था एसएसबी बैंगलोर का। मेरा जो मोटिव है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके मैं अपने मिस्टेक्स के बारे में बताऊँ, और कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे मैंने जो है डिस्कशन किया है, जिससे आपको जो है हेल्पफुल होगा अगर आप जा रहे हैं वहाँ देने के लिए, या कोई भी एसएसबी देने जा रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। और वेरी थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने पिछला वीडियो देखा, क्योंकि मुझे बहुत कम उम्मीद थी कि उसमें कुछ व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन थैंक यू सो मच। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो मैं बता दूंगी। सम कैंडिडेट आस्क फॉर माय मार्कशीट, तो वो मैंने लास्ट में अटैच कर दी है सीडीएस की जो है, तो वो आप देख सकते हो। चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, थर्ड डे जीटीओ की बात करते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा जो फोकस है कि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उसमें आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बता दूं। बाकी जो आपको प्रोसीजर है वो आपको डिटेल में कहीं भी मिल जाएगा कि क्या होता है जीटीओ के दिन। फिर भी मैं एक ब्रीफ में छोटे पॉइंट्स में बता भी दूंगी। तो थर्ड डे हमारा था जीटीओ। तो जैसा हुआ कि हमने जो है सुबह तैयार होकर हम अपने ग्राउंड में पहुंच गए थे, जीटीओ ग्राउंड में। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं तो आपको वो दिन बहुत हेक्टिक लगेगा। आप 2-3 टास्क के बाद ही थक जाओगे। तो मैं एक रिकमेंडेशन यहाँ फ्रेशर्स को पहले ही दे दूँ कि अगर आप जा रहे हो, या कोई भी जा रहा है जो बहुत ज़्यादा उस वक्त आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो कम से कम 1 महीने पहले से आप जो है अब कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, या जिम वगैरह, या जॉगिंग, रनिंग, तो साइकिलिंग। तो ये सब से क्या होगा ना कि आपका बॉडी जो है थोड़ा सा पेन जो उस दिन होगा वो आप सह पाएंगे। ये होता है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ गर्ल्स को काफ़ी मसल पेन हो गया था, तो फिर वो उनको दवाई लेनी पड़ी, और आई थिंक ये चीज़ें मैटर करती हैं। सो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो जीटीओ से पहले आप एसएसबी जाने से पहले 10-15 दिन आप कम से कम अच्छे से बॉडी को वो कर ले। बात करते हैं कि थर्ड डे जीटीओ में क्या होता है। जैसे आपको पता है कि पूरा दिन ये आपका फिजिकल एक्सरसाइज वाला दिन चलता है। तो हम अपने ग्राउंड में गए और हमारे सर, जीटीओ वाले सर आए। जीटीओ वाले सर जो आते हैं, उनका जैसे ही वो आए तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन जो था वो यही था कि ही वॉज एक्चुअली क्वाइट हैंडसम। सो एक्चुअली जब वो ब्रीफ कर रहे थे तो मेरे लिए मुश्किल हो गया था, एक डिलेमा बन गया था कि मैं उनको देखूँ या उनकी ब्रीफिंग को सुनूँ। सो आई वॉज लाइक स्माइलिंग माई माइंड अंदर अंदर में कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो लेकिन फिर मैंने जो है ध्यान अपना जो है कॉन्सेंट्रेट किया, और फिर सोचा कि अभी अपने गोल पर फोकस करते हैं। तो जैसे वो ब्रीफिंग दे रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी वही दिया जो नॉर्मल देते हैं वो, कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है वगैरह। तो सबसे पहले हमारा हुआ ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको पता होगा कि ऐसे आपको गोल आकार में बैठा देते हैं, और यहाँ पे जीटीओ बैठे हुए थे हमारे सर, उनके साथ एक और सर थे, वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए थे। तो जैसे हमारा शुरू हुआ जीडी, तो आपको पता है कि इसमें 2 राउंड होते हैं। एक राउंड में आपके ग्रुप को टॉपिक चॉइस करना होता है जो सर देते हैं उन 2-3 में से, और जो है एक होता है जीटीओ सर द्वारा खुद टॉपिक दिया जाता है। तो हमारे में जो ग्रुप ने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया था कि इंडिया शुड इवॉल्व स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद विच कंट्री, तो उसमें सर ने ऑप्शन दिए थे चाइना, रशिया, यूएसए। तो फिर हमारा डिस्कशन शुरू हुआ, जिसमें रशिया और चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव था, यूएसए की तरफ कम लोगों का था, क्योंकि यूएसए के साथ हमारा शायद टैरिफ वॉर चल रहा है, इसीलिए हो सकता है ये पॉइंट। बट चाइना और रशिया की तरफ काफ़ी था। तो हमारा 5 मिनट करीब इसमें चला होगा। और जब चल रहा होता है डिस्कशन, तो एक है कि कहीं ना कहीं अगर आप जब वो लोग बोलते हैं तो एक प्रेशर भी क्रिएट आप पर होता है कि अगर आप पॉइंट्स नहीं दे पा रहे हैं तो आपको लगता है कि सब बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलना है। तो उस चक्कर में आप कुछ बहुत इरेलीवेंट पॉइंट्स बोलने लगते हैं। तो आई थिंक इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये गलती मैंने कर दी, क्योंकि ये आईआर का टॉपिक था, और आईआर मुझे ऐसा नहीं कि नहीं आता है, मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे जियो पॉलिटिक्स का नॉलेज था। बट द थिंग इज़ दैट कि जब वो जैसी डिस्कशन शुरू हुआ तो मेरा ध्यान इस पर था कि कैसे पॉज आए और मैं कब बोलूँ। तो इस चीज़ पे था, जबकि मुझे मेरा ध्यान होना चाहिए था पॉइंट्स जनरेशन पे। तो उससे क्या होता कि जो मैं पॉइंट्स बोलती वो अच्छे भी होते, और उसका लोगों का ध्यान भी जाता। बट मैंने पॉइंट्स बहुत जनरल बोले, बहुत ऐसे बोले कि जो नॉर्मल कोई बच्चा है वो भी बोल सकता है। तो द थिंग इज़ दैट इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा। जबकि कुछ एक आध दो बच्चों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, जैसे रशिया के रिलेटेड उन्होंने दिया कि मिग का है, या जो है न्यूक्लियर हमारा उनके साथ वो कॉपरेशन है वगैरह। तो ये सब अच्छे पॉइंट्स अगर आप फैक्ट के साथ देते हैं तो आपका जीडी में एक वो पड़ता है। जीडी एक मैं कहूँगी कि जीडी जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। ये जो जीडी है ये आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है जीटीओ के ऊपर। तो आपका ध्यान जो है कोशिश करना चाहिए कि आप जीडी में अच्छा परफॉर्म कर ले शुरुआत से ही, ताकि जीटीओ की नज़र में आप रहे। आप
ये ना करें कि आप बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को देने के लिए। तो फिर क्या होता है ना कि कल ही मैं एक जीटीओ सर का एक वीडियो देख रही थी, उसी में उन्होंने बताया कि अगर जो बच्चे शाउट करते हैं ना, वो ग्रुप के लिए हिंड्रेंस होते हैं, वो ग्रुप को कहीं ना कहीं जो ग्रुप के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जिससे फिर हम लोग जो है ऐसे बच्चों को एक इरिटेटिंग फैक्टर कंसिडर करके फिर हम लोग असेसमेंट उसका अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी साइकोलॉजी बाउंड है। उनको भी उनका भी अपना साइकोलॉजी है कि जब कोई बच्चा ऐसे कर रहा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट सीकर लगता है। हमारे सर भी बोल रहे थे कि अगर आप ऐसे करते हैं तो लगता है कि साफ पता चल जाता है कि बच्चा अटेंशन सीख कर रहा है, तो वैसे करने से बचे। अ, मैं बताती हूँ फिर जैसे हमारा 5 मिनट चला तो उसके बाद ये जो है हमारा सेकेंड जो टॉपिक जो सर ने खुद दिया वो ये था कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। तो उसमें सर ने 2-3 ऑप्शन दिए कि मनी हो गया, फिजिकल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ और फ्रेंड्स या फैमिली। तो हमारे ग्रुप ने अधिकतर बच्चों ने इन्हीं इन तीनों के बीच में चुना, मनी एक लड़की ने चुना था मात्र। तो फिर हमारा डिस्कशन शुरू हुआ, तो फिर उसमें भी काफ़ी लोगों ने अच्छे पॉइंट्स दिए, और इसमें मैंने ठीक पॉइंट्स दिए थे 1-2, बाकी मेरे भी पॉइंट्स ठीक थे, बाकी और लोगों ने अच्छे पॉइंट्स दिए थे। तो घुमा फिरा के मैं बोलूँ तो ये जो जीडी चला ये 5-10 मिनट हमारा चला होगा, और फिर जब एंड हुआ तो सर अपना जो नॉर्मल जो उनका वो डायलॉग होता है कि वेरी गुड लेडीज़, यू हैव डन एक्सेलेंट एंड वगैरह वगैरह। तो उसमें मैं कुछ बोलूँ, अगर मुझे लगता है जो 5-10 मिनट के इस जीडी में मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसाइज पॉइंट्स आपके होने चाहिए। बहुत लंबा आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश बोल के मैं बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर लूँगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। अ, एक लॉजिकल पॉइंट आप दें, और ये लॉजिकल पॉइंट बोलना बहुत ईज़ी होता है अभी, लेकिन जब जीडी होता है तब याद नहीं आ रहे होते। इतना हम पढ़ के जाते हैं, फिर भी याद नहीं आ रहे होते। तो वो है ना, आप प्रैक्टिस कर ले घर पे, प्रैक्टिस अलॉट, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। कम से कम जैसे इम्प्रॉम्प्टू, जैसे कोई भी आप टॉपिक आपको मिलता है, जैसे आप कोई भी टॉपिक या तो चैट जीपीटी से भी आप निकाल ले, या ग्रुप में बहुत सारे टॉपिक होते रहते हैं कि जीडी में क्या टॉपिक्स चले। तो जैसे ही आपको पहला टॉपिक दिखता है तो आप उसको प्रिपेयर करने नहीं बैठे, आपने जितना पढ़ा हुआ है उस टॉपिक को आप जो है फ़ोन के रिकॉर्डर में खुद बोल के देखिए कि आप उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पे कितना बोल पा रहे हैं। तो इससे एक तो आपको लेक्चरेट में हेल्प होगा, और साथ साथ में आप जीडी में जो है पॉइंट्स भी जनरेट कर पाएंगे। ये जब एक्टिविटी आप बार बार करेंगे, डेली करेंगे, तो आपके माइंड को जो है एक्सरसाइज हो जाएगा, और जो वो है पॉइंट जनरेट कर पाएगा, क्योंकि उस वक्त सच में लॉजिकल पॉइंट्स नहीं जनरेट हो रहे होते, और एक प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है आप पे कि सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूँ, नहीं तो मैं छूट जाऊंगा। तो उस चक्कर में फिर आप बहुत इरेलीवेंट पॉइंट्स बोलने लगते हैं, आप शाउट करने लगेंगे हो सकता है, फिर आप नर्वस हो जाएंगे, आप जो आप समझ रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा। तो बेहतर है कि ये एक्सरसाइज पहले से करें, खासकर उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, क्योंकि फिर हम एग्जाम प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं रिटन का होता है, ये होता है, तो उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा नरेशन या बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है, और इंट्रोवर्ट्स के लिए तो फिर ये और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। हालांकि मुझे याद है कि सर ने बोला हमारे कि जैसे ही हमारा जीडी खत्म हुआ, सर ने बीच में रोका और सर ने कहा कि अब वो बच्चे बोलेंगे जिन्होंने नहीं बोला है अभी तक। तो मैं चुप गई थी, क्योंकि मैंने भले ही जनरल पॉइंट्स लेकिन बोल तो दिए थे, तो मैं चुप गई थी। तो उसमें काफ़ी बच्चे चुप हुए थे, लेकिन 2-3 लड़कियाँ उसमें भी कॉन्स्टेंटली जिन्होंने बोला है वो फिर भी बोल रही थी। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है ये एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आप फिर मैंने जो है अपनी साइड आई से देखा, तो जो ट्रेनी वाले जीटीओ थे वो कुछ लिख रहे थे फिर उसके बाद ही। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो कुछ नेगेटिव लिख रहे होंगे, क्योंकि आपको जब बोला गया है कि जो बच्चे नहीं बोल पाए हैं उनको मौका दिया जा रहा है, तो अगर आपने बहुत पॉइंट बोल दिए हैं तो फिर ये मौका लेके आप सोच रहे हैं कि आप बोल देंगे, तो फिर आई थिंक वो नेगेटिव जा सकता है। फैक्ट्स की बम्बार्डमेंट नहीं करनी है, आप बहुत ज़्यादा फैक्ट ही बोल रहे हैं तो फिर वो रटाया हुआ लगता है, तो वैसे भी नहीं है। लॉजिकल पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि स्पीच दे देंगे तो वो नहीं हो पाएगा, 2-3 ही पॉइंट्स दे दें, क्योंकि लोग आपको बोलने नहीं देंगे, ये सच बात है। भले ही आपकी कितनी भी अच्छी दोस्ती हो गई हो, वहाँ पे वैसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। ऑब्वियसली कोई भी फ्रेंडशिप के चक्कर में आपको जो है मौका ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा, आपको सामने से नहीं होगा। स्क्रीनिंग के जीडी से तो कंपैरेटिवली लेस होता है, यहाँ पे उतना नहीं होता, लोग थोड़े से समझदार होते हैं। बट फिर भी जो है ध्यान रखें इस चीज़ का। लेट अदर्स स्पीक ऑल्सो, दूसरों को बोलने दें। हाँ, ये भी बोलना बहुत ईजी है, उस वक्त हो जाता है, मन करता है कि मैं जल्दी बोलूँ, ये बोलूँ, लेकिन थोड़ा सा संयम रखना है, बरतना है। और जो है कोई अगर अच्छा पॉइंट दे रहा है तो उसको बेमतलब का काउंटर नहीं करना है। हमारे में एक लड़की एक अच्छा पॉइंट उसने दिया, लेकिन दूसरी लड़की ने उसको बहुत ही जेनरिक पॉइंट के साथ काउंटर किया। मतलब आप काउंटर करें भी तो कोई अच्छे एक अच्छा पॉइंट से करें, धांसू पॉइंट जिसको कहते हैं उससे करें। इसलिए नहीं कि क्योंकि उस बच्चे ने अच्छा पॉइंट बोल दिया तो मैं वो नहीं चाहता कि अच्छा पॉइंट उसका जाए, तो उसको मैं काउंटर करके वो सोच रहा हूँ कि कूल लगूंगा, वैसा नहीं करना है। हो जाता है ऐसा, कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता, बट हो जाता है। प्रेशर नर्वसनेस रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अ, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लगेगा मैं कहीं ओवर परफॉर्म तो नहीं कर रहा हूँ, अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं कम तो नहीं बोल रहा, ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कामनेस बना के रखें उस वक्त। हमारे जिस
ग्रुप से जो लड़की सेलेक्ट हुई वो काफ़ी काम थी। मुझे याद है कि उस जीडी में बहुत ज़्यादा काम थी। उसने एक ही तो पॉइंट दिए लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए थे। अच्छे तो जनरल पॉइंट्स थे, और काफ़ी काम थी। मुझे याद है कि बहुत शांत थी और ओवर पावर नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लगा था कहीं से वो ग्रुप को ओवर पावर कर रही हो। और प्रैक्टिस और जैसे मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ें जो जीडी में है बहुत ही ये है, और अनप्रेडिक्टेबल, आप नहीं जानते कि आपका जीडी कैसे जाएगा। लेकिन जीडी क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जीडी आप अच्छा करें। फिर उसके बाद आई थिंक यहाँ जितना है मैंने कर दिया है। उसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है, जैसा मैं बताती हूँ। तो आपको पता होगा कि वही आपको एक बोर्ड यहाँ पे, जैसे सर यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे वो बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ सारे बच्चे ऐसे सेमी सर्कुलर फैशन में बैठे होते हैं। तो हमारे सर ने एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद हमें एक पेपर दिया। पहले स्टोरी लिख आपको देते हैं, वो पढ़ लेते हैं। आप स्टोरी पढ़ लीजिए 5 मिनट, जितना भी आपको टाइम मिलता है, और स्टोरी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये स्टोरी फिर पेपर आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको नॉर्मल सीधा सादा जो पेपर होता है वो मिलेगा, उसमें आपको आंसर अपना नोट करना है। एक चीज़ मैं कहूँगी, आप आंसर राइटिंग फॉर्मेट पहले से लिख के जाए। मतलब उस दिन कैसे आपको एक जीपी का आंसर कैसे लिखना होता है वो कम से कम आप प्रैक्टिस कर ले, कि कैसे आपको पहले जो है आई थिंक एम लिखना होता है। फिर उसके बाद जो है आपकी प्रायोरिटीज़ वो क्या होंगी, फिर एक्शंस टेकन क्या आप करेंगे, आप जो या आप जो है टाइम डिस्टेंस स्पीड कैलकुलेट करते हो, आप कैसे जो कितने टाइम में आप कौन सा वर्क करेंगे। तो एक नॉर्मल सीधा जो सादा पेज होता है उसमें आपको आगे पीछे दोनों खाली रहता है, उसमें आपको लिखना होता है। तो ये चीज़ आप कर ले। आप सिर्फ जीपी पहले आप यूट्यूब आप देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, और ये आप आंसर राइटिंग फॉर्मेट इसमें मैं बहुत कहूँगी कि आप लिख लें। और जो है डिस्कशन, इसके बाद इसका एक डिस्कशन भी होता है जिसमें हमारे लगभग ग्रुप में कंसेंसस बन गया था, क्योंकि इसमें वही होता है कि लाइफ पहले आपको ह्यूमन लाइफ बचानी है, उसके बाद आप जो है वो बचाएंगे। तो आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा किसी में डिफरेंसेस नहीं हुए, हमारा बन गया था कंसेंसस। हमारी जिस लड़की ने नैरेट किया, जिसने सर को नैरेट किया, जो फाइनल था कंसेंसस वाली स्टोरी, तो वो लड़की फिर रिकमेंड भी हुई। तो ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है। लगभग इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद सर हमें लेके गए ग्राउंड पे। यहाँ से मेन जो है खेल शुरू होना था, क्योंकि अब है पीजीटी, एचजीटी और एफजीटी। तो जिनको पता होगा कि पीजीटी मतलब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क, जो कि ये तो फाइनल में होता है, लास्ट में होता है। ऐसे मैंने पिक्चर्स लगा दिया कि ऐसे में जो है पिक्चर्स लगा दी कि आपको जो है ऐसे करके काफ़ी जो है 4 लेवल्स ऐसे हो जाते हैं, और हर बढ़ते के साथ लेवल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है, तो आपको क्रॉस करना रहता है। हमारे सर जो है जीटीओ वाले सर हमें लेके गए और अ, हमें ब्रीफ किया कि ऐसे जो है आपके, हमें बोला कि ऐसे 4 ऑब्स्टिकल आपको क्रॉस करना है और सबके साथ लेवल आपका बढ़ते जाएगा। जो है वही आपको क्या बोलते हैं उसको, बल्ली फट्टा रस्सी, तो वो तीनों हमें दे दिया गया, और एक लोड भी था हमारे पास, लोड जो होता है वो भी था। तो उसके बाद ये जो चीज़ें हमें सर ने दे दी और कहा कि आपका स्टार्ट है। तो आमतौर पे जो पहला हमारा जो स्टार्ट हुआ, तो मैं कुछ यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें और बता दूं जिससे आपको हेल्प होगा। देखिए, जो पहला ऑब्स्टिकल होता है, मैंने ऐसा देखा है कि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई उसमें कैंटिलीवर ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे जब, क्योंकि जैसे सर ब्रीफ कर रहे होते हैं तो आप उसी वक्त जो है ना आइडिया जनरेट कर लो। जब सर ब्रीफिंग कर रहे होते हैं तब उसी वक्त मैंने, जब सर ब्रीफिंग कर रहे, तो मैंने आइडिया, मुझे लगा कि ये पहला वाला जो वो डायरेक्ट ब्रिजिंग से सॉल्व हो सकता है। ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा, और जैसे ही मैं आइडिया जनरेट करने गई तो काफ़ी लड़कियां मैंने मना कर दिया, कहा कि कैंटिलीवर से बनाया जाए। तो थिंग इज दैट कि सबको वही एक वर्ड याद होता है, कैंटिलीवर। ठीक है, कैंटिलीवर। तो मुझे भी लगा कि हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा सिंपल सोच रही हूँ क्या, क्योंकि मुझे लगा कि सिंपल ब्रिजिंग से होता है, और जितना मुझे याद है कि पहला लेवल जो है वो फर्स्ट बिगिनर वाला होता है, इसलिए उसमें ये सब करने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लगा था जितना मैं पढ़ के गई थी या जितना मैंने वीडियोज़ में देखा था। तो जैसे लड़कियां कैंटिलीवर बनाने लगी तो हमारे जो जीटीओ सर थे वो यहाँ बैठे हुए थे दोनों, एक ट्रेनी वाले जो सर थे। तो हमारे जो जीटीओ सर ने, उन्होंने कहा कि आप जो है पिछला वाला आइडिया करें फिर से, यानी जो मैंने अभी आइडिया है वो वाला। तो फिर मैंने जो ब्रिजिंग किया तब सर ने बोला कि हाँ, यहाँ पे कैंटिलीवर की जरूरत नहीं है, हाँ डायरेक्ट ब्रिजिंग से हो जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है यहाँ पे कि आप जो है पहला वाला पे बहुत ज़्यादा फैशन, बहुत ज़्यादा कोई हाइप जो है ना हाइपर ऐसा कोई सोचने का क्वेश्चन नहीं करे। पहला वाला बहुत ईजी होता है, या तो ब्रिजिंग होगा या नॉर्मल कुछ ऐसा होगा कि उसमें ये सब नहीं होता आमतौर पर, क्योंकि ये पहला लेवल है। फिर आप जो है आप सोच रहे हैं कि दूसरा जो होता है, अ, उसके बाद क्या होता है कि दूसरा जो लेवल होता है, आप ये मत सोचिए कि सारे बच्चों को, जैसे वीडियो में दिखाते हैं कि सारे बच्चों को क्रॉस करके जाना होता है, फिर यहाँ जो, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपने स्ट्रक्चर को सॉल्व कर लिया है, एक बंदा वहाँ चला गया, तो सर ऑटोमेटिकली कहते हैं कि ठीक है, सारे जो ग्रुप है वो यहाँ आ जाओ। ठीक है। तो वो वैसे नहीं होता है, वहाँ पे वो मेन आपका देख रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर पे आइडिया कितना लगा पा रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप स्ट्रक्चर पे आइडिया लगा पा रहे हैं, तो वो जैसे आपको देखेंगे तो आगे आपको शिफ्ट करते जाएंगे। तो वैसे होता है। तो हमारे ग्रुप को उन्होंने आगे किया, फिर हमने यहाँ सॉल्व किया, फिर हम यहाँ पहुँचे। तो यहाँ जो थर्ड में है, एक चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पे मूवेबल स्ट्रक्चर्स आता है, मूवेबल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। जो होते हैं ना वो ऐसे, उस पर एक ऐसा मूवेबल पार्ट होता है, वो घूमते रहता है, घूमने वाला होता है। तो वो उस पर होता है। और मूवेबल स्ट्रक्चर के साथ मुझे थोड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि मैंने इसकी एकदम प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। तो मैं कहूँगी कि कोई बच्चे अगर जा रहे हैं
तो थर्ड लेवल में मूवेबल का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है। फिर यहाँ पे जो है फिर चौथा लेवल था। चौथे में काफ़ी जो है रेड कलर वाला मैंने बहुत पोर्शन देखा कि चौथे कलर में काफ़ी जो है रेड कलर वाला आ जाता है, तो चौथा चौथा काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और हमारा तो शायद चौथा उन्होंने करवाया भी नहीं, हमारे तीसरा में ही उन्होंने जो है हमारा ख़त्म कर दिया था। तो ऐसे मेरा जो पीजीटी हुआ, मैंने उसमें ऐसा नहीं कि मैंने आइडियाज़ नहीं दिए, मैंने पहले वाले में दिए थे, मैंने थर्ड वाले लेवल में भी दिया। थर्ड वाले में सर ने कुछ पूछा था जो मैंने बताया कि रोप से किया जा सकता है। तो सर ने कहा भी गुड, और उसी वक्त मुझे याद है कि ट्रेनी वाले जो जीटीओ थे कुछ लिख रहे थे, तो आई थिंक वो अच्छा पॉइंट किया। तो मुझे लगता है कि जीटीओ मैंने ठीक परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रही होंगी, तभी जो है शायद नहीं हुआ। तो वो मैं गलती आगे बताती हूँ क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं जो है ऑन ग्राउंड थोड़ा सा और अच्छा कर सकती थी। जैसे क्या होता है कि मैंने एक आइडिया दिया था, तो उसमें जो है रोप टाइम का मैं आपको बताती हूँ। रोप का जो है मैं बताऊंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है रोप जो है वो करना। तो उसमें मुझे रोप ठीक से बांधने नहीं हो रहा था, तो वो फिर दो तीन लड़कियां आई, फिर उनको करना पड़ा, तब जाके वो आइडिया पूरा हुआ था। तो आई थिंक तब उस वक्त मुझे लगा कि मेरा आइडिया था, लेकिन वो क्यों नहीं, क्योंकि वो इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे ये रोप टाइम नहीं आती थी। और इसका इंपॉर्टेंस मुझे बहुत उसी टाइम पता चल गया था, क्योंकि जब रोप हमारी मतलब ग्रुप में बहुत कोई अच्छे से रोप नहीं बांध पा रहा था, तो सर भी बोल रहे थे कि आपको रोप नहीं बांधने आता, आप क्या पढ़ के आए। तो उसमें होता है एक डबल नॉट होता है, एक वो सब होता है। तो आप वो यूट्यूब पे देख लो कि रोप कैसे जो है ना, रस्सी कैसे बांधते हैं टाइट, ताकि आप जो है स्टेबल वो बना पाओ। और अगर आपसे नहीं ना बंधेगी तो फिर किसी और को आना होगा, फिर आपका आइडिया जो है वो अ, कोई और इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो मैं ये नहीं करी कि ऐसा गलत है, लेकिन आप रोप अच्छे से बांध ले, ताकि अगर दूसरों को दिक्कत भी हो रही है तो आप जो है रोप ठीक से बांध पाते हो, स्टेबल जो होता है ना डबल नॉट वो होता है, वो आप ठीक से कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कुछ और बोलूँ, तो जैसा मैंने कहा कि आइडियाज़ आप ब्रीफिंग टाइम पे ही आप कम से कम इम्प्लीमेंट सोचिए कि आप आइडियाज़ जल्दी जल्दी जनरेट कर ले, क्योंकि सर नॉर्मल वही रूल बताते हैं जो कलर वाला रूल होता है, आउट ऑफ बाउंड रूल, तो उसमें कुछ अलग नहीं बता देंगे। तो आप ब्रीफिंग वक्त पे ही आइडिया आप सोच ले, ताकि आप एज आपको मिले। प्रिटेंडेंस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, आपको लग रहा है, लेकिन आप आइडियाज़ कुछ ढंग के दे नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो बहुत ही बेकार लगता है। और ग्रुप मेंबर्स को भी पता चल जाता है कि ठीक है वो बच्चा ऐसे कर रहा है। और सर भी ऐसा नहीं कि सर आपको कुछ टोकेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो बस नोट कर रहे होते हैं सब चीज़। मैंने देखा है कि वो धड़-धड़ जो भी मैं कर रही थी या कोई भी कर रहा था, कुछ ना कुछ वो नोट कर रहे थे। हमारे से एक प्लैंक जो है वो रेड पोर्शन पे रखा गया था, और फिर हम आगे पीछे नहीं बढ़े, तो उन्होंने देखा कि कुछ नोट किया। तो फिर बाद में सर ने खुद जो है टोका कि आप जो है आउट ऑफ कलर जा रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ें जो है वो ध्यान रखिए, तो ये नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा आप चिल्ला रहे हैं तो वैसे कोई नहीं होगा। लिसन टू अदर्स आइडियाज़ ऑल्सो। दूसरे हमारा ग्रुप तो काफ़ी कॉर्डियल था कि दूसरे आइडियाज़ को सुन रहे थे हम, लेकिन कहीं न कहीं रिपीटर्स के ग्रुप में हो जाता है कि वो दूसरों के आइडियाज़ नहीं जल्दी सुनते हैं, क्योंकि हमें एक फोमो होने लगता है कि हमारा कोई और आइडिया दे देगा तो फिर उसको, तो ये गलत चीज़ है। अगर किसी का आइडिया हो रहा है, हो सकता है वो आइडिया आधा ही हो, अच्छा हो, लेकिन आप उसमें आधा अपना दिमाग लगा दें तो वो भी बन जाए। उसके बाद है कि ये जीटीओ हिंट्स है, हमारे सर ने काफ़ी हिंट भी दिए हमें। तो जीटीओ क्या होता है ना, जीटीओ सर आपको हेल्प बहुत कर देंगे। वो काफ़ी जो होता है ना बहुत हेल्प करता है, आपको बोलेंगे कि अच्छा ऐसे सोचो, तो वो आपको हिंट देंगे। और अगर आप हिंट पकड़ लेते हैं तो आपको फिर फ़ायदा देगा। तो जीटीओ सर ऐसा नहीं कि बहुत ही ये करेंगे, ग्रिल करेंगे, आपको हिंट देते हैं। वो लोड होता है, एक लोड को छोड़ना नहीं है पीछे। हमने छोड़ दिया था तो हमारे सर बोले थे कि लोड कौन उठाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान रखें कि जीटीओ सर को खुद ना टोकना पड़े। और रोप टाइम जैसे मैंने कहा कि रस्सी बांधना अच्छे से सीख लें, ये सब यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, और घर पे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो कि रोप कैसे बांधते हैं। शूज़ और ट्रैक पैंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो मेरे शूज़ थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, आई मीन कि मेरे लूज़ थे बहुत, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। ये आगे चल के मुझे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में इसका बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। और ट्रैक पैंट जो थे मेरे वो स्ट्रेचेबल नहीं थे। तो मैं सबसे गुज़ारिश करूँगी कि आप थोड़े से इन चीज़ों पे भी ध्यान दे दें। आपको लग रहा है, आप कम से कम जो शूज़ है उनसे पहले से प्रैक्टिस करके जाएँ। आप पहले आपने नया शूज़ खरीद दिया बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आप सीधे उसी दिन ट्रायल उसका करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और ट्रैक पैंट्स आप ऐसे रखिए जो स्ट्रेचेबल हो। हाउ टू प्रैक्टिस, जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पास जीटीओ ग्राउंड का एक्सेस है, तो आप बिल्कुल उस पे प्रैक्टिस करें अगर आपके पास एक्सेस है तो, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह वो बाँधने आ जाएगा। लेकिन आपके पास नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं, या फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ नहीं जाना होगा, या बहुत दूर भी है ऐसा कुछ। तो उसके लिए मैं एक सजेस्ट करूँगी कि आप है ना ऑनलाइन में पिक्चर्स निकाल लो। ऑनलाइन में पिक्चर्स बहुत सारे मिलते हैं, तो जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, फिर ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब काफ़ी जो है, मैं यहाँ नहीं बनाना चाहती। तो जो है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, तो वो ऑनलाइन है ना, ऐसा फ़ोटो निकालो और घर पे बैठ के सॉल्व करो कि उसको कैसे कितने आइडिया से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपका जो है क्रिटिकल थिंकिंग वो बढ़ेगा, आप वहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है आपको स्ट्रक्चर भी सेम मिल जाए, तो ये कुछ नहीं हो सकता। आप जो है कम से कम ऐसे प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के, एक पिक्चर पे आप एक नहीं 2-3 आइडिया लगाओ। और क्या होगा, यूट्यूब पे एक और मुझे याद है कि यूट्यूब पे एक चैनल है जिसमें 3D एनिमेशन में उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो भी आप देख लो, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। 3D एनिमेशन में आई थिंक, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द चैनल, बट उसमें आप सर्च करना 3D चैनल, 3D एनिमेशन से आपको जीटीओ का है जो स्ट्रक्चर वो मिल जाएगा। तो वैसे आपकी तैयारी हो सकती है। और
जीटीओ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा। और इससे क्या होगा कि आप पीजीटी, जैसे मैंने कहा, एचजीटी, हाफ ग्रुप टास्क और एफजीटी, तीनों में आपको हेल्प मिलेगा। आपको जो कमांड टास्क है उसमें भी हेल्प मिलेगा, तो ये आप कर सकते हैं। बात करूँ एचजीटी की, जो मैंने बात की, एचजीटी में क्या होता है, हाफ ग्रुप टास्क है। तो हमारे में सर ने कहा कि 8 का ग्रुप था, तो सर ने कहा कि जितने भी प्राइम नंबर्स है वो अलग हो जाए। तो 4 प्राइम नंबर्स है 1 से 8 तक में, तो वो अलग ग्रुप हो गए और एक हमारा अलग ग्रुप बना। तो हाफ ग्रुप टास्क में फोकस ये होता है कि जिन बच्चों को पीजीटी में मौका नहीं मिला, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, सब अपना आइडिया दे रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता, तो वो कम से कम 4 लोग हैं, अब उसमें वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। देखिए, कोशिश करना है पीजीटी में अच्छे से करना है और एचजीटी में भी करना है। अगर आपको मौका नहीं मिला तो आपको एचजीटी में फिर से मौका दिया गया, तो आप ट्राई करें। मौका जितना अपॉर्चुनिटी आप छोड़ेंगे तो फिर आपके वो दिक्कत होती जाएगा, क्योंकि जीटीओ के पास आप 9 राउंड्स है, वो 9 राउंड्स में आपको असेस करना चाह रहा है, तो ये आप कर ले। बाकी एचजीटी में वही होता है, सेम ही होता है, ऐसा कोई नहीं है, स्ट्रक्चर वो होते हैं, तो आपको करना होता है। तो इतना मैंने बताया जो मुझे लगता है। और हाँ, ये लास्ट पर्सन वाला छूट गया। हमारे हमारे जो सर है, हमारे जीटीओ सर का बहुत ज़्यादा फोकस था कि लास्ट पर्सन कैसे आएगा। ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, लेकिन आप जो एक बंदा यहाँ रह जाएगा, उसको आप लास्ट पर्सन को कैसे लाइएगा। तो हमारे सर का बहुत फोकस बार बार हर क्वेश्चन में पूछा था कि लास्ट पर्सन आप कैसे लाएंगे। यहाँ तक कि कमांड टास्क में भी उनका था कि लास्ट पर्सन को आप कैसे लाएंगे। तो ये फोकस करें कि ये भी ध्यान रखें कि लास्ट पर्सन वाला जो है, जो आखिरी पर्सन है, उसको आप कैसे लाएंगे, तो वो आपका, और ये तभी आपका होगा जब आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे कि आपको कैसे जीटीओ के स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करना है। और हाँ, रूल को बहुत ध्यान से फॉलो करें। रूल अगर आपने तोड़ा है तो वापस स्टार्ट करें। अगर आप रूल तोड़ के सोच रहे हैं कि किसी ने मुझे देखा नहीं है, बट जीटीओ ने देख लिया है, क्योंकि जीटीओ जो सर है वो सन ग्लासेस पहन के रखते हैं पूरा टाइम। और वन ऑफ द फैक्टर मुझे ये लगता है कि इसलिए भी है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको धूप से बचना है या कोई स्टाइल है, बट इसलिए भी है कि बच्चे को पता नहीं चली वो किसको देख रहे हैं। तो अंदर से वो सब कुछ वॉच कर रहे होते हैं। आपको लग रहा है कि सर नहीं वॉच, अगर उन्होंने वॉच किया है गलती से भी, तो वो फिर आपके गलत फैक्टर में जाएगा कि आप रूल तोड़ते हो। ठीक है, तो अपने से ऑनेस्ट रहना है। इसलिए नहीं ऑनेस्ट रहना है कि सर देख रहे हैं, बस इसलिए ऑनेस्ट रहना है कि मुझे ये करना है। अगर आप पीछे हट के वापस कर लोगे तो ऐसा नहीं कि सर आपके नंबर कट कर देंगे, बट ये आपका ऑनेस्टी दिखाता है। बट जितना हो सके रूल से स्टिक रहना है। अब मैं बात करती हूँ कमांड टास्क की। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें मैं एक बात बताती हूँ कि अगर आपका कमांड टास्क का लेवल डिसाइड होता है पीजीटी से कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा जो है 2-3 हमारे दोस्त हैं रिकमेंडेड, और मैंने ऐसा पढ़ा भी है कहीं एक जगह कि और एक 2-3 यूट्यूब वीडियोस में मैंने, जो मुझे लगता है, ये मैंने एक कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि जो अगर आपका लेवल बहुत हाई है कमांड टास्क में, अगर आपको बहुत ही टफ सिचुएशन होना दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बॉम्ब, तो ये बॉम्ब वाला एक रहता है कि टाइम बॉम्ब रहता है, उसको आपको सॉल्व करना रहता है। ये तो एक अच्छा लेवल पर आता है। तो वो बच्चे का ना रिकमेंडेशन अच्छा होने वाला है, मतलब उसको जीटीओ सर अपने तरफ से रिकमेंड कर रहे हैं। या उनके नज़र में वो ऐसा बच्चा है, रिकमेंड नहीं कहूँगी, मतलब उनके नज़र में बच्चा ऐसा है कि जो वो सॉल्व कर सकता है ऐसे टफ स्ट्रक्चर्स को। हमारे ग्रुप में जिनको मिला था, आई थिंक 2 लड़की को मिला था बॉम्ब टास्क, और वो दोनों ही रिकमेंड हुई। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको टफ मिला है तो आप एक अच्छे पोजीशन पर, यानी जीटीओ सर के नज़र में आपके है कि आपने पीजीटी में आइडियाज़ ज़रूर दिए होंगे, या जीटीटी में आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, तो उससे सर को आइडिया लग जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एक थंब रूल है या चलता है हर वक्त, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और काफ़ी जो रिकमेंडेड बंदे हैं वो बताते हैं ऐसा लेवल में। और मैं बात करूँ कि एक मीडियम लेवल था जो मुझे मिला था, मीडियम लेवल मुझे मिला था, तो मैं ठीक थी, मैं संतुष्ट थी। मुझे लगा कि टफ मिलता तो शायद मैं ना बना पाती, तो क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं थी, लेकिन मेरी फिर भी मैंने अपना मीडियम वाला जो था वो कंप्लीट कर लिया। और अगर एक होता है ईजी वाला, तो उसमें क्या होता है कि सिंपल ब्रिजिंग वो दे देते हैं आपको, होते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे ग्रुप से दूसरे ग्रुप से एक लड़की को बुलाया गया था, तो वो बहुत ही सिंपल टास्क उनको दिया गया था। तो इसमें क्या होता है ना कि सर आपको बोलेंगे भी कि बहुत अच्छा, वेरी गुड कमांडर, एवरीथिंग, ऐसा वो बोलते रहते हैं। लेकिन असली में क्या होता है ना कि उनके नज़र में, मतलब ये नहीं कहूँगी आपके उनके नज़र में आप बहुत कमज़ोर है, बट उनके नज़र में है कि आप एक जो है स्ट्रक्चर सॉल्व ठीक से आप नहीं कर सकते हो, या आपको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया जाता है, ताकि आपको मतलब फॉर्मेलिटी के लिए बुला के कि आप इतना भी सॉल्व कर लो, हमारे लिए वही है। तो कहीं न कहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा आपका मीडियम से आप अपना डिसाइड करते हो। अगर आपको सीईटी में टफ मिला है, या जो भी आपको मीडियम है, जिस तरह का आपका लेवल है, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि अभी तक आपके जीटीओ के जो माइंड में है, आपका क्या बना हुआ है। क्योंकि वो आपकी पीजीटी और जो है ना एचजीटी जो आपने अभी तक किया, उससे वो आपको डिसाइड कर लेती है कमांड टास्क आपका कैसा जाने वाला है। तो वो आपको उस नेचर में वो देख लेते हैं। और सबसे पहले इस पे कुछ पॉइंट में डिस्कस कर लूँ जल्दी-जल्दी। जीटीओ कौन वो? तो जीटीओ सर ना आपको कमांड, जैसे आपको मैंने कहा कि वो अपना पहले कमांड टास्क में होता है क्या कि आपको एक जो बाकी बच्चे हैं ना, उनको शेड में हमें बैठा दिया गया। तो बाकी बच्चे आपका कमांड टास्क नहीं देख सकते। यहाँ पे ग्राउंड रहेगा, सर यहाँ खड़े रहेंगे, वो आपका चेस्ट नंबर बुलाएँगे तो आपको यहाँ आना है। तो जैसे आप यहाँ आएँगे, फिर सर आपका कुछ कन्वर्सेशन आपसे करते हैं 2 मिनट के लिए, कि आप क्या कर रहे हैं और आपने क्या एग्ज़ाम्स क्वालीफाई किए हैं, या वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा। फिर उसके बाद
फिर वो आपको अपना ग्राउंड यहाँ दिखाते हैं कि ना ये दिस दैट कमांडर, दिस इज योर स्ट्रक्चर, यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू हैव टू कॉल 2 सबऑर्डिनेट्स। तो आपको अपना सॉल्व करना होता है। 2 जो है सबऑर्डिनेट आपको बुलाने होते हैं। तो आप अपना जो 2 सबऑर्डिनेट है वो चेस्ट नंबर बुलाएंगे, तो वो दोनों जो है यहाँ आ जाएंगे। सबऑर्डिनेट चुनते वक्त ध्यान रखेंगे, सबऑर्डिनेट चुनते हुए इसलिए नहीं चुनना है कि कोई आपका दोस्त है ये है। आपको लगता है कि कोई बच्चा, जैसे हम हमारे यहाँ प्लान थे, एक लड़की, मैं सबऑर्डिनेट के तौर पे 4 बार बुलाई गई थी। तो मुझे याद है कि जैसे अगर आप ऐसे सबऑर्डिनेट को बुला रहे हैं जिससे प्लैंक नहीं उठ रहा है, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। आप जैसे किसी भारी को बुला रहे हो, एक हल्के को बुला रहे हो, तो वो हो सकता है एक अच्छा तरीका, या आप अपने हिसाब से, मतलब आप अपने कैलकुलेशन कर ले कि आपको कैसे बुलाना है। बट इसलिए सिर्फ फ्रेंडशिप एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आप ऐसे बच्चे को लाए जो कम से कम प्लैंक फल जो है जो फट्टा बल्ली है वो संभाल पा रहा हो, और रस्सी जिसको रोप लगाने भी आता है, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। तो जो है फिर मैंने बुलाया, फिर मैंने अपना सॉल्व किया। तो मेरा मीडियम था। मैंने अपने सबॉर्डिनेट से भी पूछा तो उन्होंने बताया मीडियम था, तो हमारा मैंने सॉल्व कर लिया था पूरा। तो उसके बाद आई थिंक ये होता है। और मेरे सबॉर्डिनेट जैसे मैंने कहा कि सोच के चुनना है आपको। तो सबॉर्डिनेट्स के तौर पे चुनना है। और ब्रीफिंग, जैसे मैंने कहा कि सर जो ब्रीफिंग देते हैं उसको भी ध्यान से सुनना है। अगर वो हमारे में, जैसे मैं एक सबॉर्डिनेट के तौर पे गई थी, तो उसमें सर ने कलर रूल ही चेंज कर दिया था कि ये ब्लू है वो, और मतलब उन्होंने रेड बहुत ज़्यादा कर दिए थे। तो आप ध्यान रखिए कि ब्रीफिंग जो सर एटलीस्ट दे रहे हो वो ध्यान से आप सुन लें, क्योंकि वो आपके कमांडर के तौर पर दे रहे हैं। दूसरा कि हेल्प फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स, ये एक हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं सबॉर्डिनेट के तौर पे एक जगह बुलाई गई थी। मेरे साथ वाली जो थी, वो कॉन्स्टेंटली, एक लड़की जो हमारी जो कमांडर थी, उनको वो बार बार ना, मतलब उन्होंने पूछा नहीं है, फिर भी वो उनको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और कहीं ना कहीं वो इतनी आवाज़ ज़ोर से बोल रही थी कि मतलब इतना आवाज़ था कि वो जीटीओ जो यहाँ पे बैठे हैं उनको सुनाई दे रहा होगा। द थिंग इज दैट कि जब वो काफ़ी ज़्यादा जब उन्होंने बोली, तब जीटीओ सर ने कहा कि कमांडर वो है कि आपको जब आपको कहा गया कि सबॉर्डिनेट का काम जो है सिर्फ कमांडर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो इसलिए भी ये एक अच्छा फैक्टर नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं जीटीओ सर के सामने अपना दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सबॉर्डिनेट के तौर पे खूब बोलूंगा, अपने कमांडर को आइडिया दूंगा, तो आई थिंक जब तक ये अच्छा इंप्रेशन नहीं है। आपका सबॉर्डिनेट के तौर पे काम है कि अगर कमांडर ने आपको कहा है तो आपको वो काम करना है। अगर कोई अनस्टेबल स्ट्रक्चर है जिसपे कमांडर ने आपको कह दिया चढ़ने के लिए, तो हो सकता है कि ठीक है, वो एक बेवकूफ़ी का फैक्टर हो सकता है कि हो सकता है कमांडर ने ठीक से ना बांधा हो और वो आपको दे रहा है, लेकिन फिर भी आपका काम है एज ए सबऑर्डिनेट का वो चढ़ना होगा। ठीक है? तो ये है। तो अपने कमांडर जो है और ये होता है कि सर ने हमें कहा था कि अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने सबऑर्डिनेट से हेल्प ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि ना लेना पड़े। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट से हेल्प ले रहे हो तो खराब बात नहीं है, बट बहुत ही एक्सट्रीम जब तक नहीं आपको लग रहा है तब आप लो। ठीक है? जीटीओ अपने सर अपने आप को खुद आपको हिंट देंगे, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो वो, क्योंकि उनके पास टाइम इतना नहीं होता है, तो वो चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी बच्चा खत्म करे। तो ये आपको कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि अपने सबऑर्डिनेट से हेल्प ना लेना पड़े और आप खुद सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है? तो इसीलिए मैंने कहा कि पीजीटी अगर वगैरह आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँगे तो आप कमांड टास्क में कर पाएँगे ठीक से। लेवल जैसे मैंने आपको कहा, लेवल का मैंने समझा दिया, लेवल आपका डिसाइड हो जाता है पहले से। कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कह सकते हैं। जीटीओ जितने भी मैंने देखे लेक्चर्स, उसमें बताते हैं कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है हमारा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पीजीटी, एचजीटी में उनका देख लिया बच्चे का परफॉर्मेंस। उसके बाद हम उसको सीटी उस लेवल के हिसाब से देते हैं और ये हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाता है। जीटीओ आपसे जो कन्वर्सेशन भी करता है, उसमें वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो पर्सनैलिटी, वो 2 मिनट में तो क्या ही देखेंगे, लेकिन वो देख लेते हैं कि आप क्या है। कुछ बच्चे रेस्टलेस होते हैं, काफ़ी जो है पैनिक वाले सिचुएशन होते हैं, तो वो दिख जाता है। ठीक है? और एक होता है बॉम्ब प्रेशर। तो अगर आपको बॉम्ब वाला मिलता है, तो बॉम्ब से भी मुझे याद है कि जैसे वो टफ वाले जो होते हैं, जो काफ़ी टफ, जिन जो बच्चे सर की नज़र में है कि अच्छे बच्चे हैं, जिनको टफ वाला वो देते हैं, तो उसमें बच्चे को बहुत प्रेशराइज करेंगे। आपको, जैसे हमारे में एक लड़की को उन्होंने दिया, तो उसको वो कॉन्स्टेंटली वो कर रहे थे कि आप जैसे उसका रूल चेंज कर दिया कि, या आप ये भी नहीं कर पा रही हैं, आप देखो कमांडर, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू नॉट एबल टू सॉल्व दिस, यू शुड डू दिस एंड टाइम इज गोइंग, एंड बहुत सारा उसको प्रेशर ऐसे देते हैं। और वो बच्ची जो है लास्ट तक सॉल्व नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी सर ने काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम उसको दिया, थोड़ा और दिया कि आप करें और करें, और फिर लास्ट में उसने कर दिया। तो वो प्रेशर आपको चेक कर रहे होते हैं कि आप प्रेशर झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हो। टाइम खत्म हो रहा है, यहाँ से जीटीओ सर के पीछे पड़े हुए हैं, आपको करना है करना है। और फिर आपको भी अंदर से लग रहा होता है कि सर इतना मुझे बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे करना है। फिर सर आपको टाइम भी उन्होंने एक्स्ट्रा दिया उसको कि आप करो। तो इससे पता चलता है कि जीटीओ सर का आपके ऊपर ट्रस्ट बन चुका है और वो आपको टाइम दे रहे हैं और आपको प्रेशर पूरा फील कराएंगे। तो उस प्रेशर से घबराना नहीं है, अपना दिमाग चलाते रहना है। तो होता है, बोलना बहुत ईजी है, प्रेशर उस वक्त बन जाता है। इसमें एक और रहता है सर का, कि वो आपको बोल सकते हैं, आपने हो सकता है स्ट्रक्चर सॉल्व कर दिया हो, लेकिन वो आपको बोलेंगे कि चलिए आप ऑल्टरनेटिव इसका बताइए, मतलब कोई ऑल्टरनेटिव इसका सोल्यूशन बताइए। तो ये हो सकता है, ये हमारे में काफ़ी हुआ था सर। कोई बच्चा सॉल्व कर देता तो उसके बाद सर बोलते थे कि अच्छा इसको मान लीजिए ये जो है इसमें ये वाला पोर्शन पूरा रेड कर दिया गया है,
तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ये वाइट था, अब इसको रेड कर दिया है, तो कैसे करेंगे? या हो सकता है आपने वो कलर रूल भी ना चेंज करें, वो आपको बोलेंगे कि आपने ठीक है इस तरीके से बनाया, आप कोई और तरीका से बताइए। तो ये तब होता है जब उनके दिमाग में कोई और तरीका रहा हो, उस तरीके से आपने ना बनाया हो, हालाँकि आपका स्ट्रक्चर एकदम सही था, आपने ठीक बनाया, फिर भी वो आपको बोल सकता है अल्टरनेटिव तरीका। तो ऐसे भी करते हैं वो। तो इससे ज़्यादा आप करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा और आपका जो है लगभग-लगभग इसमें तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीओआर या स्नेक रेस की। तो ये जो है ग्रुप टास्क होता है बेसिकली आपका। तो आप इसमें ग्रुप के साथ जो है मिलके आपको बेसिकली काफ़ी आपने देखा होगा एक फिगर ऑफ 8 होता है जो दीवारें चढ़नी होती हैं। फिर आपको जो है एक ऐसा वाला होता है उस पे चढ़ के फिर यहाँ से स्लाइड करना होता है। काफ़ी कुछ इसमें है, काफ़ी कुछ ऐसे मतलब एक पूरा ग्राउंड में ऐसा रहता है। आपको एक दूसरे ग्रुप के साथ कम्पीट करना होता है अपने ग्रुप के साथ। एक दूसरा ग्रुप रहता है उसके साथ कम्पीट करना होता है और इसमें जो है आपको एक वॉर क्राई भी बनाना होता है मतलब बेसिकली एक स्लोगन जिससे आप अपने ग्रुप का हौसला अफजाई करोगे और वो स्लोगन आप चिल्लाते हुए ही जाओगे पूरा टाइम जिससे एक जोश बना रहता है। इस ग्रुप स्नेक एक्सरसाइज में जो है हमारे में काफ़ी एक लड़की को इंजरी हो गई थी और जो है इसमें गिरने के चांसेस भी थोड़े हो गए थे और ठीक है इसमें भी हम लोग को इसमें लेकिन एक आपको है फन बहुत है मज़ा बहुत आता है इसमें भी। ठीक है मज़ा तब तक आता है जब तक चोट ना लगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग हमारी दीवार थी तो उसमें मैं और एक और लड़की थी तो हम लोगों ने अपने हाथ दे के लड़कियों को चढ़ा रहे थे तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी लाइक बहुत ही वो टास्क था चैलेंजिंग टास्क था काफ़ी लड़कियों को चढ़ाना। उसके बाद एक और था जो जिसमें जैसे मैं भी बता रही थी इसमें ऐसे ऐसे करके चढ़ना होता है फिर यहाँ से स्लाइड वाला होता है। तो जब मैं चढ़ रही थी तो मेरा बार बार पैर स्लिप कर रहा था। इतना हो गया था कि 2-3 बार स्लिप करने के बाद जीटीओ सर ने खुद बोला कि बेटा आप आगे आ जाओ क्योंकि गिरने के चांसेस इतने हो रहे थे उसमें। तो आपको मज़ा आएगा ऐसा नहीं है और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ये नहीं ये तो ग्रुप वाला होता है। हालाँकि इसमें ऐसा नहीं कि आपका ग्रुप अगर हार जाता है तो आप रिकमेंड नहीं होगे ऐसा इससे कुछ नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ये बस एक फन एक्टिविटी के तौर पे किया जाता है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की। तो ये जो है इसमें जैसा मैंने यहाँ पिक्चर लगाया हुआ है कि ज़िगज़ैग वाला एक ऐसा होता है ये इसको शायद बर्मा ब्रिज कहते हैं वो वाला होता है। ये स्क्रीन जंप होता है। उसके बाद ये होता है कमांडो वॉक वाला इसमें आप चढ़ते हो यहाँ पे कमांडो बोलोगे फिर यहाँ पे उसके बाद नीचे आप उतर जाओगे और ये होता है टाइगर स्लीप आई थिंक इसको कहते हैं। तो इसमें मैंने जो है मैं बताती हूँ उसके पहले बता दूँ कि इसका प्रोसीजर क्या चलता है। इसमें आपको है ना ऐसे वो एक जगह बिठा देंगे बच्चों को। तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठे रहते हैं। एक-एक करके बच्चा आएगा वहाँ पे अपना वो कमांड टास्क जैसे ही सर अपना सीटी शुरू करते हैं, यहाँ जीटीओ सर बैठे होंगे। वो जैसे ही शुरू करेंगे तो आप अपना जो है सारा कमांड टास्क पूरा करोगे टाइम में। बाकी बच्चे आपको नहीं देख रहे होते, ठीक है? तो इस बात का आपको फ़ियर या प्रेशर नहीं लेना है कि बाकी बच्चे मुझे देख रहे होंगे, कोई नहीं देख रहा होता। सिर्फ़ जीटीओ सर आपको देख रहे होते हैं। तो उसके बाद जैसे बताती हूँ मैं मेरा जब आया तो एक तो मैं वैसे कॉन्फिडेंट थी मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी, बिल्कुल कर लूँगी। मैंने किया भी लेकिन जब मैं चढ़ने इस पे आई ये टाइगर लीप वाले तो मैं जैसे ही इस पे चढ़ी तो मैं इस पे जैसे ही चढ़ी तो मैं एक बार में आ गिर गई सीधे ग्राउंड पर। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं धीरे-धीरे स्लाइड करके गिरी हूँ, कुछ नहीं एक बार में सीधा धड़ाम से नीचे। और ऐसा गिरी कि जो मेरी उँगलियों में है उसमें लिटरली वो 3 उँगलियों में छिला गया था मेरा। रोप से घिसते हुए मेरा हाथ गया था। वो रोप थी इतनी मोटी-मोटी ऐसा एकदम पूरा एक दूसरे में एकदम बाइंडेड और बहुत ही काफ़ी लाइक मोटा एकदम रोप था। तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसे गिर जाऊँगी। मुझे लगा धीरे-धीरे होगा लेकिन मैं एक बार में ही गिर गई। तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं वहाँ बैठी रही या रोने लगी ऐसा कुछ नहीं था। मैं तुरंत भागी और उठ के मैं ये स्क्रीन जंप वाले पे गई। जैसे ही मैं करने वाली थी, जैसे ही इस पे कूदने वाली थी तो पहला अटेम्प्ट में मैं फेल हो गई यहाँ पे। फिर मैं वापस गई, फिर मैं जैसे ही कूदने लगी तो इतना में मेरा टाइम अप हो गया। तो मैंने आई थिंक 4 किए थे, तो उसमें 2 स्कोरिंग वाले काफ़ी अच्छे थे। तो आई थिंक स्कोर वाला मैंने ज़्यादा किया लेकिन उसका फिर खामियाज़ा भी भुगतना पड़ा। तो इसलिए मैंने कह रही थी इसलिए मुझसे गलती हुई कि मैं थोड़ा-सा और प्रैक्टिस पहले से करके जाती ना, थोड़ा-सा फिज़िकली एक्सरसाइज़ वगैरह और तेज़ ज़्यादा करती तो हो जाता। तो यही इसलिए मैं कह रही थी कि अगर कोई जा रहा है बच्चा तो पहले से थोड़ा ये सब फिजिकल एक्टिविटी करके जाओ और ये रोप वाला जो है ना उस पे आप खास ध्यान रखें। हमारे में एक और लड़की थी उसका भी ये छिला गया था और अगर आप जोर से गिर जाओगे ना तो फिर आपको ये जो है ना यहाँ पीठ में दर्द भी मतलब आपको जो है ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है फिर जिस तरह से आप गिरते हो। किस्मत से मैं ऐसे नहीं गिरी थी तो इसलिए मैं बच गई। आप वैसे कोई भी कमांडो वॉक भी अगर कर रहे हो ना तो नीचे वैसे रहते हैं 2 ग्राउंड्समैन रहते हैं आपको संभालने के लिए। बाय द वे आप गिर जाओ लेकिन फिर भी चोट नहीं लगाना है। अब लग गया तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब है और उसमें कलर रूल बहुत ध्यान रखना है। उसमें स्ट्रक्चर्स में भी बहुत सारे हैं ना एक तो रहता है वो आई थिंक डबल जंप रहता है। उसमें वो कलर रूल था एक रेड वाला पोर्शन रहता है कुछ-कुछ जो बच्चे चढ़ने वक़्त पे गलती से ध्यान नहीं देता वो रेड वाले को टच कर देते हैं। तो जीटीओ सर फिर एक कोई लड़की चढ़ रही थी तो जीटीओ सर ने बाद में बोला था कि आपने जो है रेड पोर्शन को टच कर दिया था। तो ये सब आप ध्यान रखें बाकी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो जाएगा आपसे। अ, थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? नहीं तो उस दिन आप अचानक अगर आप सोच रहे हैं दौड़ के आप पूरा कर लोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा और रोप का जैसे मैंने कहा उसका थोड़ा-सा आप ध्यान रखोगे। उसमें यूट्यूब पे भी बताया हुआ है कि कैसे चढ़ना होता है। आई थिंक इस पे चढ़ के ना फिर यहाँ पे अपना पैर जो है दोनों दबा के इस तरह से उतरना होता है, नहीं तो आप एक बार में गिर सकते हो।
तो ये आप देख लेना, ठीक है। अपना शूज़ वगैरह इसलिए मैं कह रही थी, शूज़ या जो ट्रैक पैंट्स है वो अपना देख लेना। मेरे ट्रैक पैंट्स बिल्कुल स्ट्रेचेबल नहीं थे, तो वो बहुत ही टाइट लग रहे थे मुझे, और शूज़ मेरा बहुत लूज़ था। तो ये सब आप थोड़ा छोटा चीज़ ध्यान रखो, तो ये सब नहीं होगा। अब बात आते हैं लेक्चरेट की, जो हमारा लास्ट में हुआ सबसे ज़्यादा। लेक्चरेट में जैसा होता है 4 टॉपिक आपको मिलते हैं, 4 टॉपिक आपको प्रिपेयर करके एक लेक्चर जैसा देना होता है, 3 मिनट तक शायद। तो उसके बाद इसमें क्या होता है ना कि ऐसे जैसे आप एक यहाँ पे बैठे, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जीटीओ सर बैठे रहेंगे, यहाँ सारा बच्चा इस तरफ से, सबका फेस इधर होता है, सब आपको यहाँ देख रहे होते हैं, और यहाँ आपका पोजीशन होता है। बाकी जो इसके पीछे वाला, जो इसके बाद वाला जो बंदा होगा, वो यहाँ पे कहीं प्रिपेयर कर रहा होगा। जैसे ये जाएगा तो फिर ये यहाँ से ये आएगा, और तो यानी आपको जीटीओ भी देख रहा है, आपके सारे कैंडिडेट्स भी आपको देख रहे हैं। तो फिर जब मुझे मिला, तो मुझे ये मिला था, इंडियाज डायनेमिक फॉरेन पॉलिसी, सस्टेनेबल क्लाइमेट प्रैक्टिसेस, वेस्ट मैनेजमेंट और माई फेवरेट डील। ये जो चौथा वाला होता है वो आमतौर पर बहुत ईजी या बहुत ही वो होता है। ये इसका मकसद ये था कि मान लीजिए अगर बच्चे को पहला 3 भी नहीं आ रहा, तो कम से कम वो चौथा वाला जो है सबसे ईजी वाला, वो कम से कम बोल दे। तो मेन मकसद है वो बच्चा अपना कम से कम प्रेजेंट कर पा रहा हो वहाँ पे। तो मुझे मिला ये इंडियाज डायनेमिक फॉरेन पॉलिसी, तो मैंने यही चुना था वैसे पहला वाला। तो क्योंकि वैसे मैंने पहले भी जीडी में आईआर वाले की गलती कर दी थी, तो मुझे लगा कि अब इसको सुधार देना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बोला। हालांकि मैं समराइज़ करने में थोड़ा सा ये नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे ही 3 मिनट होने वाले थे, तो लास्ट में समराइज़ करने में मुझे दिक्कत हो गया था। इतना कुछ है, क्योंकि डायनेमिक फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी कुछ है। मैंने शुरू से बताना शुरू किया कि नॉन अलाइनमेंट है, फिर कोल्ड वॉर हुआ, तो उसमें फिर भी मैंने बता दिया लास्ट लास्ट तक। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने लेक्चर्स वैसे संतुष्ट थी, लेकिन और अच्छा हो सकता था। बाकी और ये प्रैक्टिसेस आप देख लो। आईआर पे मेरा मानना है ना, जीडी या लेक्चरेट, आईआर का टॉपिक वो लोग बहुत कहीं ना कहीं रखते ही हैं, आईआर का टॉपिक या इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक। तो ये आईआर वाला तो खासकर आप अच्छे से करके जाओ। तो ये सब हो गया। उसके बाद हमारा लेक्चर उठ गया, फिर फाइनली सर ने हमें अलविदा कहा। वही सर ने बताया अपने कुछ एक्सपीरियंस, और फिर हमें जो है अलविदा कर दिया। फिर हमें हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, इतना पूरा टाइम जीटीओ सर हमारे साथ थे, तो ठीक है। अब जा रहे हैं जीटीओ सर भी, तो अब हमारा भी जाना होना था, तो हमारा भी जो तरह से खत्म हो जाता है बहुत ही, फिर एक है ना, होता है ना जीटीओ खत्म, तो फिर थोड़ा सा एक टेंशन भी रिलीज होता है कि फाइनली हमारा अब सारा काम खत्म हो जाएगा। हमारा स्क्रीनिंग हो गया, साइक हो गया, इंटरव्यू हो गया, जीटी हो गया। अगले दिन था हमारा आउटिंग। आउटिंग था हमारा, और जो बाकी बच्चे बचे थे उनका कुछ था, इंटरव्यू बचा हुआ था। तो हमारा, हम लोग फ्रेशर्स थे, तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया, तो हमारा आउटिंग हम लोग को दिया था 1:30 बजे, आई थिंक दोपहर के टाइम हम लोग को अलाउ कर दिया गया था एक आउट पास देके। और कहा था कि अगर, कहा गया था कि अगर ये आउट पास घुमा गया, तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मतलब मैंने अपने फ़ोन से भी ज़्यादा इसको संभाल के रखा था, कहीं मुझे ऐसा नहीं कि पहले ही दिन, मतलब जब 5वें दिन ही जाना पड़े, चौथे दिन सॉरी। तो ये आउट पास को मैंने इतना संभाल के रखा। उसके बाद हम लोग को 6 बजे तक ही वैसे कहा गया था कि आप 6 बजे तक वापस आपको आ जाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग गए, हमारे साथ एक लड़की पहले से थी जो बैंगलोर से ही थी। तो ऑब्वियसली उसको कन्नड़ आती थी, तो वो हमारे साथ थी, तो काफ़ी उसने जगह हमारे लिए जो है ट्रांसलेटर का तौर पे काम किया। मैं पहली बार मेट्रो में बैठी थी, इससे पहले मैं कभी मेट्रो पे नहीं बैठी थी। अब मेरे यहाँ जो है मेट्रो अब आया है, तो मतलब मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस वो भी हो गया। और काफ़ी जो है बैंगलोर का कल्चर तो आप जानते हैं, काफ़ी वहाँ मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लोग ऐसे हैं, तो आई थिंक एक मतलब एक नया एक्सपोजर था मेरे लिए। तो मैं घूमी, काफ़ी मज़ा हम लोग आया। और आई थिंक जो यार प्राइसेस वहाँ बहुत महंगे थे, मतलब कोई भी सामान इतना महंगा लग रहा था। तो खैर जो भी है, तो फिर हम लोग घूमते घामते वापस आ गए, और हमारा जो है उस दिन आउटिंग हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग इसी रात में, हमारे जो है ना, इसी अगले दिन हमारी कॉन्फ्रेंस होनी थी। तो हम लोग उसी रात में जो है, हम लोग सारे जो रूममेट्स वगैरह जो मेरे आसपास रूममेट्स थे तो उनके साथ हम लोग जो है पूरा रात मस्ती कर रहे थे। और मैं लिटरली कहूँगी, ये जो 5 दिन है ना, सबसे बेस्ट दिन आपको लगेंगे। 5 दिन सबसे बेस्ट दिन है। आपको रिकमेंडेशन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन जो लोग मिलेंगे, जो एक्सपीरियंस आपको होगा, जो मेमोरी होगा, वो आप लाइफ टाइम चेरिश करोगे। और आपको आज भी मैं उन 2-3 जो दोस्तों हैं उनके साथ टच में हूँ। तो वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है एक्सपीरियंस है। तो आपको भी एक्सपीरियंस करने मिलेगा, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और आपको जो है ये भी मन में नहीं होता है कहीं न कहीं कि अब सब कुछ खत्म हो गया रहता है। तो एक मन में प्रेशर भी हट जाता है। आप उसपे वहाँ पे आप फ्रीली बात कर पाते हो। और आपको जो है कितने सारे लोग अलग-अलग स्टेट से, हम लोग लिटरली साउथ से थे, नॉर्थ से थे, जम्मू से थे, मेरे जो है बगल वाले स्टेट से, सब पड़ोसी स्टेट से थे। तो काफ़ी हम लोग मज़ा आया, हम लोग रात तक जो है चिट-चैट करते रहे, मिमिक्री कर रहे थे। तो काफ़ी कुछ जो है होता है, जो गर्ल्स हॉस्टल में होता ही है, कहीं भी होता है वैसे तो। चलो अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस डे की। तो अगले दिन हमारा कॉन्फ्रेंस था, और सुबह-सुबह हम लोग को पहले ही, आई थिंक पिछले रात ही हमें बता दिया गया था कि आपको रूम खाली कर देना है। तो उस रूम को छोड़ते हुए बहुत बुरा लग रहा था। किसी को भी लगे, आई थिंक 4-5 दिन मैंने उस रूम में रहा, तो बुरा लग रहा था। फिर भी मैंने उस रूम को जो है एक आखिरी जो है विदाई दी उस रूम को। और एक रूम में अपना है ना स्क्रिबल कर दिया ऐसे, एक लाइन जो सब लिख के जाते हैं अपना। तो मैंने कुछ लिखा वहाँ पे, और फिर लगा था उस रूम को मैं देखते हुए जा रही थी, अगर होना होगा रिकमेंडेशन तो मैं वापस आऊँगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है।
तो फिर उसके बाद सुबह हम लोग को रूम खाली करा के हमारे सूटकेस वगैरह हम लोग पैक करके हम लोग क्रॉस रोड्स पे चले गए, वहाँ हम लोगों ने रख दिया। बाद में फिर हम लोग को सर लेके गए कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो वहाँ हम लोग को पहले से ब्रीफिंग दे दिया गया था, जैसे खाली हॉल था ना, तो वहाँ हम लोग को जाकर सर ने पहले ही ब्रीफिंग दे दिया कि ऐसे इस तरह से बैठे रहेंगे सर लोग, आप लोग यहाँ के बैठिएगा, ऐसे ऐसे करके सर ने हमें पूरा ब्रीफिंग दे दिया ताकि हम लोग से गलती ना हो उस दिन, उस टाइम। फिर कॉन्फ्रेंस कुछ शुरुआत हुआ। यहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे ऐसे एकदम डिट्टो सर लोग ऐसे बैठे रहेंगे। यहाँ पे रहते हैं चेयरमैन सर, और फिर आपकी चेयर है यहाँ रहती है, चेयर यहाँ रहेगी और यहाँ से वो आपको पूरा देख सकते हैं। उस दिन सब लोग अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो बहुत ही एक प्राउड फीलिंग होता है देखने में कि आप उनके सामने जा रहे हैं इस तरह से, तो आपके लिए भी एक प्राउड फीलिंग होता है। तो यहाँ से मेरा यहाँ से गेट रहता है। अब मेरा जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो एक दो जब मैं बैठी थी यहाँ पे वेटिंग होता है, तो जब मैं बैठी तो मेरा दिल धक धक होने जा रहा था, जिस तरह से बच्ची आगे बढ़ रही थी तो मतलब एकदम हार्ट बीट तेज होते जा रहा था कि क्या पूछ लेंगे, क्या अंदर होगा, मतलब लिटरली सब कुछ उनके हाथ में ऐसा ऐसा करके। फिर भी जब मेरा बारी आया तो फिर मैं अंदर एकदम गई कॉन्फिडेंटली और मैं बैठी। और बैठने के बाद वो उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा कि आप जो है आपने ग्रेजुएशन कब किया, तो मैंने बताया कि 2024 में किया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सा लगा, आपको सबसे कब मज़ा आया, तो मैंने बताया कि सर जीटीओ मज़ा आया सबसे ज़्यादा। फिर उन्होंने कहा कि आप आउटिंग भी गई थी तो आपको कैसा लगा, मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा आपका अगर इसमें नहीं होता है तो आप क्या करिएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर में लग गया था मुझे कि शायद नहीं लेने वाले इसलिए पूछ रहे हैं। तो ठीक है, फिर भी मैंने बताया कि सर मैंने अपना स्टेट पीएससी का मेंस दिया हुआ है, तो मैं उसके रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, तो अगर उसमें है तो मैं वो भी देख सकती हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस है वो डिफेंस फोर्सेज है, ऐसा मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छा, तो आप कितना सीट्स हैं आपके पीसीएस में, तो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है ओके श्रुति, इट वाज गुड टू इट वाज गुड टू टॉक टू यू एंड यू कैन आई थिंक हाँ लीव जाने के लिए बोल दिया था। इट वाज गुड टॉकिंग विथ यू एंड यू कैन गो नाउ, तो बोले ठीक है, तो फिर मैं निकल गई बाहर। तो जब आप बाहर निकलते हो ना तब एक आपको रिलीफ वाला जो फीलिंग आता है वो अलग होता है कि मतलब उस वक्त लगता है कि यार फाइनली फाइनली जो 5 दिन फाइनली हमारे खत्म हो गया। एक रिलीफ और एक सौरो का भी मोमेंट होता है कि आपको लग रहा है कि ठीक है खत्म हो गया दिन। एक जो भी है तो उस वक़्त काफ़ी जो है रिलीफ़ वाला लगता है। अब मैं जाके मैंने अपना मेस किया, खाना खाया। उसके बाद फिर चर्चा तो चलते रहती है, सब अपना बैठ के चर्चा कर रहे थे कि किसका होगा, किसका नहीं होगा, तो ठीक है। उसके बाद मैं बताना भूल गई, सुबह में हमारा एक ग्रुप फ़ोटोग्राफ भी हो गया था, ठीक है। सुबह में आपके सारे बच्चे के साथ एक ग्रुप फ़ोटोग्राफ हो जाता है, जो कि मेमोरी के लिए रहता है। आई थिंक उसका 150 रुपये भी लिए थे। हाँ, मैं बता दूँ किसी को, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो प्रिंट आउट्स हमें फ़ोटो मिल गए और हम लोग बैठे हुए थे अपने रिज़ल्ट के लिए। अ उस मोमेंट की मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती, ऐसा ठीक है, उस वक़्त आप सब कर रहे होते हैं जो भी है, हमें पता वैसे चल गया था, लग रहा था कि किसका एग्ज़ाम होने वाला है। फिर जब सर आते हैं तो रिज़ल्ट लेके तो वही फिर जब उसी जगह जहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट आया था, तो धक-धक तो हो ही रहा था। फिर भी अंदर से मैं जानती थी कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है। जब आया तो उसमें मेरा चेस्ट नंबर नहीं था। जब सर ने यू नो शुरू किया लेना एक-एक करके, तो जब वो लेते जा रहे थे तो शुरू में वो सीरियल वाइज़ चल रहे थे, फिर वो रैंडमली बोलने लगे। तो एक लास्ट लास्ट तक था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा नहीं था उसमें। और मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि रिजल्ट नहीं होने वाला। जिस तरह का मेरा परफॉर्मेंस था वो मैंने ना अपना 100% दिया है, ना मैंने कुछ उतना अच्छा किया, तो ठीक है। जो डिजर्विंग बच्चे थे उनका हुआ और जो मेहनत जिन्होंने की उनको हुआ। फिर उनको अलग लेके फिर वो अपना अलग से प्रोसीजर उनको समझा रहे थे। उनका मेडिकल के लिए उनको फिर रोक लिया गया, तो हम लोग वहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट हुए। मैंने देखा कि कुछ लड़कियाँ रो भी रही थी, तो मैं समझ सकती हूँ उनका। आप इतना प्रिपरेशन करके आते हो तो नहीं होता है। तो तब बुरा तो लगता है। फिर क्या, फिर मैं बाहर निकली, फिर हम लोगों ने कैंटीन में कुछ बातें की, तो ठीक है। उसके बाद वहाँ से वैसे मैं आने वक़्त मेरी पहली बार आज फ्लाइट में मतलब उस दिन मैं बैठी, ठीक है। उस दिन मतलब क्योंकि ट्रेन्स की टिकट बुक नहीं हो पा रही थी, तो मतलब कुछ बहुत मतलब बैंगलोर एसएसबी बैंगलोर में मेरी बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई, तो मैं पहली बार उससे मैंने मतलब मैं कभी फ्लाइट में बैठी नहीं थी। लिटरली 8,000 रुपये का टिकट मैं लेके वहाँ पे से आई हूँ। तो फ्लाइट में जाने का भी मौका मिल गया, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। और कुछ भी अच्छा नहीं हुआ बट ये अच्छा ज़रूर हो गया कि फ्लाइट में जाने का मौका मिल गया और दोस्तों के सामने एक फ़ोटो भी फ्लेक्स कर दी। चलो, तो ये सब है, इस तरह से मेरा कॉन्फ्रेंस का जो है एंड हो जाता है। मैं एक बार अपनी मार्कशीट भी दिखा दूँ, किसी भी बच्चे ने माँगी थी। तो ये मेरी जो है सीडीएस 1 2025 की है, जिसके लिए मैं गई थी। उसमें मेरे इंग्लिश में 63.61 नंबर, जनरल जीके नॉलेज में 44 पॉइंट एंड मेरे जो रिटन में टोटल था वो 108 थे। कट ऑफ आई थिंक 81 गई थी शायद, हाँ, यही गई थी। और क्योंकि एसएसबी में लिटरली जो भी है इसको छोड़ देता अभी। तो ये मेरा रिजल्ट था रिटन का। तो आई थिंक मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो अ, जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही इनरिचिंग एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया। दुःख तो होता है, किसी को भी होगा, लेकिन ज़्यादा दुःख नहीं है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, ना मैंने अपना 100% दिया है। तो ऐसे ही जर्नी आपकी जो है जाती है। ज़िंदगी में आप इससे आगे बहुत कुछ सीखते हो, आपको जो है देखने मिलता है। मैं अपना एक बताती हूँ कि जब मैं एसएसबी इलाहाबाद से पहली बार जो स्क्रीन आउट हुई थी, तो मैं लिटरली गेट पर ही रोने लगी थी।
फिर बाद में जब उस पे मैं कॉन्टेम्पलेट करती हूँ तो मुझे समझ आता है कि शायद अच्छा ही हुआ कि मैं स्क्रीन आउट हो गई, क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स की उनको ज़रूरत नहीं है जो फेलियर्स पे रोने लगे। तो इस बार इसलिए मैं जब बैंगलोर में गई थी तो मैं कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट होके गई थी कि कोई बात नहीं, रिज़ल्ट जो भी आएगा उसको मैं सहने के लिए तैयार होंगी। तो इसलिए कहीं न कहीं जब कॉन्फ्रेंस का आया भी तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा डिजेक्टेड फीलिंग नहीं हुआ। ये हो सकता है। मैं एक और इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि आपको पता होगा कि चेस्ट नंबर जो मिलता है वो आपको पूरा टाइम पहनना रहता है, ठीक है? मतलब पूरा आपको हिदायत दिया रहता है कि आपको अगर आप हॉस्टल से भी जा रहे हैं, मतलब कहीं भी आप निकलते हैं तो आपको चेस्ट नंबर पूरा टाइम पहन के रखना है। वो आपको वहाँ पे, क्योंकि सब आपको चेस्ट नंबर से जानते हैं। तो मैं जिस दिन आउटिंग था हमारा, तो उस दिन हम लोग कैजुअल कपड़ों में थे, तो हम मैं निकल गई बाहर बिना चेस्ट के नंबर के, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मैं हमेशा लेट आती थी, मुझे मतलब, तो मैं सब निकल गए थे तो मैं जब जा रही थी, तो मुझे याद है कि जब मैं जा रही तो आज तक मुझे कोई नहीं देखता था, लेकिन उस दिन मुझे सब देख रहे थे रास्ते में। तो मैं जा रही हूँ और मेरा अभी तक दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं सोची कि क्या बात, मैंने तो आज कुछ तैयार वैयार हुई नहीं हो, ऐसे तो कोई देखता नहीं है, तो आज क्या बात है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हूँ कि सब देख रहे हैं। तो मैं ऐसे जा रही थी, तो उसके बाद मुझे याद है लड़के लोग थे और भी, तो वो सभी देख रहे थे, तो मैं सोची ठीक है। फिर जब मैं पहुंची मेस में, तो मेस वाले जो है वो बोल रहे हैं कि आपका चेस्ट नंबर कहाँ है। तो फिर दिमाग में लगा, अरे यार चेस्ट नंबर तो रह गया। तो बोले नहीं, जब तक आप चेस्ट नंबर नहीं पहन के आएंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो फिर मैं लिटरली भागते हुए गई हूँ, फिर वापस चेस्ट नंबर पहन के आई हूँ। तो इस बीच में मुझे याद है कि कुछ लड़के बोल रहे थे कि यार वो मैम नहीं है, वो कैंडिडेट है, वो मतलब कुछ बच्चे मुझे ग्रीट करने आने वाले, तो उनको लग रहा था कोई ये है। तो हो जाता है ऐसा एक्सपीरियंस। तो फिर मैं लिटरली मतलब वहाँ से घूम के आई हूँ। हो जाता है कभी-कभी, आपको चेस्ट नंबर पूरा टाइम है ना पहन के रखना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से जो मैं ये कहूँगी, रिकमेंडेशन जो है ये बहुत ही ऐसा नहीं आपके स्किल पर मिलता है, आपको अपना जो पर्सनैलिटी उस पे भी मिलता है। तो जैसे मैंने रिकमेंडेशन वैसे अलग-अलग कलर से लिखा है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको अलग-अलग चीज़ें चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे आप फ़ोकस ना हो कि जाके मुझे रिकमेंडेशन ही लेना है, क्योंकि रिकमेंडेशन कोई नहीं जानता। मैं लिटरली बता रही हूँ, जो बच्चे रिकमेंड होते हैं ना, उनको भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसे क्या अलग चीज़ कर दिया है कि उससे वो रिकमेंड हुए हैं। अगर वो हो जाएँगे तो वो फिर कहेंगे कि मैंने साइक, मुझे लगता है कि मेरा अच्छा गया, मेरा जीटीओ अच्छा गया, शायद इसलिए हो गया। और जो बच्चे नहीं होते हैं तो फिर उनको भी पता नहीं चलता कि उनका क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो रीज़न निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें कोई, आपको मिस्टेक्स आपकी बताई नहीं जाती, तो आप खुद अज्यूम करते हो और उस पे वर्क करके आप अगली बार जाते हो। तो मेरे लिए जो है ये जर्नी बहुत ही ये रहा। मैं अभी भी जो फ़ोटो है वो देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी है मेरी एक एक एएफएसबी और एक सीडीएस वाला एसएसबी बाकी है। तो कोई बात नहीं, नहीं होगा ज़िंदगी में, कुछ नहीं हुआ तो कुछ और होगा। कहते हैं ना, ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। इससे ज़्यादा आप ज्ञान नहीं दूँगी, नहीं तो लोग जो है वो अनसब्सक्राइब कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन, जिन्होंने यहाँ तक देख लिया, उनको मतलब मानना पड़ेगा, उनके अंदर पेशेंस बहुत है, मेरे से भी ज़्यादा है, ठीक है? तो अगर आपको और भी कुछ लगता है जो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ तो वो आप मुझे बता सकते हो, या आपको लगता है और कुछ कंटेंट मैं, अगर आपको लगता है बनाना है तो मैं बना सकती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।